जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम संविधान संशोधन यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर संविधान संशोधन क्या होता है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हमारे भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो बहुत सारे अच्छे व्यक्तियों ने, महान लोगों ने यहाँ पर उस संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया था। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि भविष्य में जैसे जैसे स्थितियों में परिवर्तन होगा, रहन सहन में, जीवन यापन में परिवर्तन होगा, तो भविष्य में कहीं ना कहीं इस संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। और इस बात को उन्होंने समझते हुए हमें एक अनुच्छेद या एक आर्टिकल प्रोवाइड किया यानी कि प्रदान किया, जिसकी सहायता से जो हमारा संविधान है उसमें परिवर्तन किया जा सके। और ये जो हमारा आर्टिकल यानी कि जो हमारा अनुच्छेद था वो अनुच्छेद है 368 यानी कि 368, आर्टिकल 368, जिसकी सहायता से संविधान में परिवर्तन करना काफ़ी कुछ हद तक आसान है। वैसे तो संविधान संशोधन अपने आप में एक टॉपिक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो अपने आप में एक टॉपिक है जिस पे फिर किसी लेक्चर में मैं बात करूंगा। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की यदि मैं बात करूं तो ये जो अमेंडमेंट है ये अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे कई सारे बेस थे यानी कई सारे आधार थे, जिसको मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूंगा कि क्यों यहाँ पर पहले संविधान संशोधन की आवश्यकता हुई थी और इसको लेकर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट थे जिसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे और उन्हें भविष्य में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए भी उनको तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसको बेस करके यानी कि जिसको आधार बनाकर यहाँ पर पहला संविधान संशोधन यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि लैंड रिफॉर्म, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं यानी कि तीन प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि यहाँ पर 1951 में, ये ईयर याद रखिएगा, 1951 में लाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो ये पहला संविधान संशोधन इसी वजह से किया गया था क्योंकि यहाँ पर ये जो तीन प्रमुख कारण हैं वो यहाँ पर निकल के सामने आए थे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार को। लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार क्या है? तो भूमि सुधार को या लैंड रिफॉर्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके अतीत में जाना होगा, इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। तो आपने अलग अलग डायनेस्टी देखी होंगी, अलग अलग काल देखे होंगे, मुगल काल, सल्तनत काल यानी कि मुगल एरा, सल्तनत एरा, और भी इससे पुराने समय के जो भी आपने विभिन्न शासक देखे हैं उनके समय पे अलग अलग भूमि को लेकर जो उनका रेवेन्यू सिस्टम था वो अलग अलग हुआ करता था, उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। लेकिन मैं ब्रिटिश काल की बात करूं यानी कि जो ब्रिटिश एरा है उसकी यदि मैं बात करूं तो वहां पर भी कई सारे रेवेन्यू सिस्टम भी आपको देखने मिले होंगे। लेकिन बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नाम दिखाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सुने होंगे महालवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था, या आप कह सकते हो यहाँ पे जो बंगाल में लागू की गई थी इजारेदारी व्यवस्था थी। इजारेदारी व्यवस्था तो उससे पहले थी, लेकिन जो कॉर्नवालिस लेके आए थे परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त। तो ये कुछ नाम मिलते हैं हमको जो भूमि को लेकर जो रेवेन्यू सिस्टम था यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको लेकर ये नाम देखने को मिलती हैं। जो स्थायी बंदोबस्त था यानी कि परमानेंट सेटलमेंट वो बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को मिलाकर वहां पर लागू किया गया था, जिसमें बीच में यानी कि मीडिएटर में यहाँ पे होता था जमींदार, और उससे यहाँ पे जो लगान है वो वसूलते थे अंग्रेज, और उसको खुली छूट देते थे कि वो किसानों से जितना भी यहाँ पे लगान वसूलना चाहे वो वसूल सकता था। वहीं यहाँ पे रैयत वाली व्यवस्था मद्रास में होती, और मद्रास में यहाँ पे रैयत मतलब होता है किसान या काश्तकार, डायरेक्ट किसानों से जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया करते थे अंग्रेज। और इसके बाद यदि मैं बात करूँ महालवाड़ी व्यवस्था की, तो ये पंजाब वाले क्षेत्रों मतलब उसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पे वो जो गांव होते थे, गांव का एक मुखिया होता था, वो सबका मिला के जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो अंग्रेजों को देता था। तो ऐसे अलग अलग जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे वो इस्टेब्लिश थे ऑल ओवर इंडिया। और ये जो रेवेन्यू सिस्टम थे इसके तहत यहाँ पर एक मीडिएटर की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो जमींदार शब्द आपने सुना होगा, लाला शब्द सुने होंगे पुराने समय में, ये काफ़ी
कहना चाहिए ग्रो कर गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब किसान को लगान देना होता था तो जितना भी उसका कहना चाहिए फसल का उत्पादन होता था तो वो फसल के उत्पादन के अकॉर्डिंग तो दे देता था, लेकिन जब उसका फसल का उत्पादन ही नहीं होता था तो वो सूद पर यानी कि ब्याज पर जो जमींदार या लाला वगैरह से कर्ज लेकर फिर अंग्रेजों को दिया करते थे, जिसकी वजह से वो कर्जदार हो जाते थे। कर्जदार होते थे तो जब समय पर उनको कहना चाहिए कि वो अपना जो भी अमाउंट उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन लिया होता था वो वापस नहीं कर पाते थे, तो ब्याज इतना बढ़ जाता था कि जो उनकी ज़मीन है वो छिन जाती थी, ज़मींदार के पास पहुंच जाती थी, जिसकी वजह से जो ज़मींदार थे वो अमीर होते जा रहे थे और जो किसान हैं वो गरीब और बहुत ही बुरे हालातों में पहुंचते जा रहे थे। और यही जो कहना चाहिए एक बुरा इम्पैक्ट था इंडिया के रेवेन्यू सिस्टम पे, या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो किसानों पे सबसे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा था यहाँ पे इन सारे सिस्टम्स को लेकर। यहाँ सबसे ज़्यादा बुरी हालत में थे किसान, और जबकि ज़मींदार बहुत अच्छी स्थिति में, या कहूँ कि किसानों से तो काफ़ी अच्छी तरह से आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही अच्छी स्थिति में थे किसानों की अपेक्षा। तो जब ये रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे जनरेट किया जा रहा था तो किसानों की हालत बहुत बुरी थी, किसानों से ज़मीन छिन गई थी। अब भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के पास ना तो उद्योग थे, क्योंकि उद्योग यहाँ पे लगने नहीं दिए थे अंग्रेज़ों ने। जितने भी उद्योग आज़ादी के समय पे थे वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं थे। कुछ जो यहाँ पे उद्योग थे, जैसे कि आप जानते हो कि कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं था यहाँ पे इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। तो जब उद्योग यहाँ पे इस्टेब्लिश थे नहीं, किसानों के पास खेती थी नहीं, जमींदार के पास खेती बहुत ज़्यादा थी लेकिन वो किसानों से उसके बदले में मोटी रकम वसूला करते थे, मेहनत ज़्यादा किसानों की हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी था कि किसानों को न्याय मिले या किसानों से जो ज़मीनें छिन गई हैं वो उनके पास वापस जाए। तो इसकी शुरुआत 1947-48 के बाद से ही चालू हो चुकी थी, और या कहूँ कि उससे पहले से भी हो चुकी थी। 1942 से समितियां बनने लगी थी और उसको लेकर काम होने लगा था। भूमि जो सुधार है वो भी यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हमें किसी न किसी क्लास में कवर करना है और उसको हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी क्लास में कवर करें। लेकिन यहाँ पर बस इतना समझिए कि जो लैंड रिफॉर्म था इसको लेकर जब देखा गया कि जो जमींदार थे उनकी स्थिति यहाँ पे बहुत मजबूत है, तो कहीं ना कहीं जो जमींदार थे उनसे ज़मीनों को लेना था, सारे किसानों को बांटना था, ताकि जो उस समय हमारा भारत था वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे यानी कि कृषि पर डिपेंड करता था, निर्भर करता था। अब जबकि कृषि ही हमारे आय का उस समय पे प्रमुख साधन हुआ करता था, तो यदि किसान परेशान रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय हो, उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। तो 1948 के बाद से लैंड रिफॉर्म को लेकर या कहना चाहिए भूमि सुधार को लेकर और कई सारे प्रयास किए जाने लगे थे, जिसमें राज्यों को भी बोला गया था कि वो भी अपनी स्तर पर लैंड रिफॉर्म को लेकर या भूमि सुधार को लेकर अलग अलग प्रयास करें। लेकिन होता ये था कि जब भी कोई कानून बनता था तो कानून बनने पर यहाँ पे उसे लागू करवाने में बड़ी मुश्किल होती थी। अब जमींदार के पास इतनी सारी ज़मीन थी, वो इतनी सारी ज़मीन अपने पास रखे हुए थे, तो किस तरह से वो एक किसान को वो आसानी से ज़मीन दे देते। तो इन्होंने यहाँ पर जो ज़मींदारी को लेकर जो भी ज़मींदार होते थे अपनी ज़मीन को देने से मना किया या उसमें रुकावट पैदा करने लगे। इसके अलावा इनको एक संवैधानिक प्रावधान का भी फायदा हुआ, जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 31 यानी कि अनुच्छेद 31 कहता है संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, सॉरी माफ करिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो यानी कि जो संपत्ति के अधिकार के तहत यदि मैं बात करूँ तो जमींदार ने बोला कि भाई ये मेरी संपत्ति है तो मैं कैसे यहाँ पे किसी व्यक्ति को दे दूँ। तो कहीं ना कहीं ये रुकावट पैदा हो रही थी। कौन व्यक्ति चाहेगा कि उसकी जो संपत्ति है वो किसी और व्यक्ति के पास बांट दी जाए। तो इसको लेकर रुकावट पैदा हो रही थी। जब कोई यहाँ पे कानून बनता था तो उसको लेकर चैलेंज कर दिया जाता था कोर्ट में। तो ये जो भूमि सुधार को लेकर जो भी प्रयास किए जा रहे थे ये बहुत ही ज़्यादा रुकावट भरे हो रहे थे। तो इसको लेकर भी यहाँ पे प्रयास किए जाने थे और इसको लेकर प्रयास किया गया। इस पहले संविधान संशोधन में जो लैंड रिफॉर्म को लेकर इंपॉर्टेंट जो जजमेंट थे या कहना चाहिए चेंजेस थे वो ये हैं कि जो आर्टिकल 31A है वो जोड़ा गया था और आर्टिकल 31B है वो जोड़ा गया था। आर्टिकल 31A यानी कि अनुच्छेद 31 का क्या कहता है वो समझिएगा। वो कहता है कि यदि कोई राज्य भूमि सुधार को लेकर, लैंड रिफॉर्म को लेकर
कोई भी प्रयास करता है, कोई भी कानून बनाता है तो उसको वैध माना जाएगा, मतलब कि उस पर आर्टिकल 31 या अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे रीजन या कारण नहीं बनाया जाएगा कि उसको कानून को बनने से रोका जाए या कानून को अच्छी तरह से प्रभावी ना होने दिया जाए। तो यहाँ पे एक तरीके से राज्यों को, स्टेट को यहाँ फ्री कर दिया गया कि आप यहाँ पे जो भी कानून बनाएंगे वो लागू कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और आर्टिकल 31A उसको वैधता प्रदान करता है, वहां पर कोई भी रुकावट नहीं आने दी जाएगी। लेकिन तब भी क्या होता था कि अगर यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कहना चाहिए आर्टिकल 31 के तहत वो नहीं रोकेंगे, लेकिन तब भी तो वो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के लिए जो भी जमींदार होंगे वो न्यायिक समीक्षा के लिए या जुडिशियल रिव्यू के लिए लगा देंगे। तो इसकी वजह से कोर्ट में अगर कोई केस जाएगा तो वो सालों तक पड़ा रहेगा। तो भले ही जमींदार को इससे नुकसान ना हो, लेकिन जो भूमि सुधार को लेकर जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे थे या जो भी स्टेप लिए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं रुकावट हो जाती। तो यहां पर आर्टिकल 31B बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो आपने 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची सुनी हुई है, वो 9th शेड्यूल इसी आर्टिकल 31B के तहत जोड़ी गई थी। जी हाँ, यहां पे जो 9th शेड्यूल है या जो 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी आर्टिकल 31B को बेस करके या आधार बना के। और इस 9वीं अनुसूची का एक विशेष प्रावधान था कि यदि 9वीं अनुसूची में कोई विषय शामिल कर लिया जाए तो उस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो ये क्यों किया गया था कि अगर भूमि सुधार को लेकर कोई कानून लाया गया तो अब यदि कोई जमींदार या कोई भी अन्य व्यक्ति आर्टिकल 31 को बेस करके या किसी भी और आधार पर कोर्ट केस पे जाता है या कोर्ट पे जाता है इसको लेकर, तो जुडिशियल रिव्यू का ही यानी कि न्यायिक समीक्षा का ही प्रावधान खत्म कर दिया गया और जितने भी कानून थे भूमि सुधार को लेकर वो जो 9th शेड्यूल थी या 9वीं अनुसूची थी उसमें डाल दिया गया। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखना कि यहां पर आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B लैंड रिफॉर्म को लेकर जुड़े हुए थे, यानी कि जो भूमि सुधार है उसको लेकर जुड़े हुए थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो 9th शेड्यूल है वो किसके तहत आई थी, तो यहां पे आप लिख सकते हो आर्टिकल 31B के तहत आई थी। कौन सी? 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, यहां पे नहीं लिखा हुआ है ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम, आप यहां पे लिख सकते हो कि जो 9th शेड्यूल है या 9वीं अनुसूची है, यदि उसमें कोई विषय लाया जाता है तो उस पर कोई भी न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। और उस समय बेसिकली जो 9th शेड्यूल थी उसमें भूमि सुधार को लेकर कई सारे जो कानून थे वो लाए गए थे। अब यदि मैं बात करूं कि क्या इसका दुरुपयोग भी हुआ था, जी हाँ, भविष्य में काफ़ी सारे जो कानून बने हुए थे तो सरकार ने 9th शेड्यूल में डालने लगी और इसका कई दुरुपयोग भी किया जाने लगा। तो जिसको लेकर आगे चेंजेस हुए उसमें मैं उस पे किसी और वीडियो में बात करूंगा क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है। तो यहां पर लेकिन याद रखिएगा कि आर्टिकल 31A क्या है, तो राज्य को यहाँ पे यानी स्टेट को फ्रीडम दी गई कि आप जो भी कोई कानून बनाओगे अपने स्तर पर वो वैध होगा, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे आर्टिकल 31B ये बोलता है कि 9th शेड्यूल ऐड की जाएगी यानी कि 9वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी और इस पे जो विषय लाए जाएंगे उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू यानी कि कोई यहाँ पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। तो ये लैंड रिफॉर्म को लेकर जो क्लॉज थे आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि प्रथम संविधान संशोधन में, वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। दूसरा, यहाँ पे चलते हम रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो ये क्या केस है वो समझना। देखिए, रोमेश थापर की यदि मैं बात करूं तो रोमेश थापर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई या कह सकते हो जो मार्क्सवादी विचारधारा की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके सदस्य थे। अब एक तो ये उस समय कहा जाता है कि इनकी जो एक मैगजीन आती थी क्रॉस रोड्स, तो वो क्रॉस रोड जो थी वो इंग्लिश मैगजीन थी और इसमें वो क्या करते थे, एक तो कम्युनिस्ट मूवमेंट यानी कि जो कम्युनिस्ट आंदोलन था उसको और उसको बढ़ावा देते थे, और दूसरा यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। अब क्रिटिसाइज करना यानी कि आलोचना करना किसी सरकार की ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कहना चाहिए एक सीमा के बारे में बात हुई, एक लिमिटेशन के बारे में बात हुई कि अगर आप रूलिंग पार्टी या किसी भी व्यक्ति या किसी भी कहना चाहिए सरकार के खिलाफ अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसकी क्या सीमा होनी चाहिए, ऐसी कौन सी सीमा होनी चाहिए कि जिसकी वजह से यहाँ पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। देखिए, जैसा राइट टू फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपने आर्टिकल 19(1)A जो है उसमें आपने सुना होगा
कि जो बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को कार्टून बनाकर, मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ये आर्टिकल 19(1)(a) है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आर्टिकल 19(1)(a) ये कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, या कह सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसके तहत यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी कह सकता है, उसे आलोचनात्मक टिप्पणी कर सकता है, अपने और किसी दूसरे के विचार व्यक्त कर सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें है, शांति स्थापित करने की स्वतंत्रता भी इसमें है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करना भी इसी में है। सब कहना चाहिए राइट टू स्पीच के जितने भी क्लॉज ऑलमोस्ट एक लिमिटेशन के साथ हो सकते हैं वो इसमें हैं, लेकिन इसी के साथ इसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो बोलने की अभिव्यक्ति होती है, अपनी जो भी कहना चाहिए कि अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करने की अभिव्यक्ति होती है, जो फ्रीडम होता है, जो हमें आज़ादी होती है, वो एक ऐसी लिमिटेशन तक तो अच्छा लगता है कि जब तक किसी का नुकसान ना हो रहा हो, लेकिन जब ये नुकसान होने लगता है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उसे रोकने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि आज़ादी के समय पे या आज़ादी के पहले जब पाकिस्तान की डिमांड हो रही थी या अलग से एक देश बनाए जाने की डिमांड हो रही थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अनाउंस किया था, यानी कि उसकी घोषणा की थी, और उसको लेकर काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि एक व्यक्ति कहता है और वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है, जो व्यक्ति कहता है उसके ऊपर कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन उसके एक कुछ कहने से, उसके जो निर्णय लेने से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई थी, या बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खोई थी। इसमें सही गलत या मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो इससे जुड़ी हुई ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के बोलने बस से कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है, ये बात आप समझिए। जब कोई एक व्यक्ति कहता है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ के किसी व्यक्ति की हेल्प कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इस व्यक्ति को या इस कम्युनिटी को या इस किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाने, तो बहुत सारे लोग नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। तो हमें बचना है कि किसी हमारे बोलने से किसी का नुकसान ना हो। तो इसी को लेकर कुछ प्रावधान या कुछ आधार बनाए गए हैं जिसको लेकर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है राइट टू स्पीच में, यानी कि राइट टू स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर। अब वो कौन कौन से हैं, तो आपने सुना होगा कि भारत की एकता एवं अखंडता, यानी कि इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, या न्यायालय की अवमानना, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके तहत आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीना जा सकता है या उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन जब यहां पर इनकी बात आई तो रोमेश थापर और जो स्टेट ऑफ मद्रास का केस था, उसमें यही बात बोली गई कि इनकी जो क्रॉस रोड्स मैगजीन है उसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट को भी बढ़ावा देता है, और यहाँ पे कहना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ये क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा उस केस में कहा गया था। तो जिसकी वजह से जो स्टेट ऑफ मद्रास था, यानी कि मद्रास में जो रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने इनकी जो पत्रिका थी या मैगजीन थी क्रॉस रोड, उस पर बैन लगा दिया। अब जबकि बैन लगा दिया तो बैन लगाने पर हुआ ये कि ये आर्टिकल 19(1)(a) का हवाला देते हुए ये चले गए कोर्ट में। तो कोर्ट में जब ये चले गए तो वहां पर इन्होंने वही तर्क दिया जो मैं आपसे बोल रहा था कि ये इनको बोलने की स्वतंत्रता है, यदि इनके बोलने को से रोका जा रहा है तो आर्टिकल 19(1)(a) की अवहेलना की जा रही है। तो जब ये तर्क दिया गया तो उस समय ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं थे कि जो लिमिटेशन, मतलब जो इनके केस में लिमिटेशन की बात की जाए वहां पे। ऐसा ही एक केस जो बृजभूषण थे उनका भी केस था। तो इसको लेकर जो ड्रॉबैक देखे गए आर्टिकल 19(2) में जो यहाँ पे जो प्रतिबंधित करते हैं या जो एक आधार प्रदान करते हैं प्रतिबंध लगाने का या किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने का, तो उसमें कुछ कमी महसूस की गई कि यहाँ पे और प्रावधान या और आधार बढ़ाने चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को और या कहना चाहिए राइट टू स्पीच को यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके या नियंत्रित किया जा सके। तो यहाँ पे 3 प्रमुख जो बेस बनाए गए आर्टिकल 19(2) में, यहाँ पे याद रखना आर्टिकल 19(2) यानी कि अनुच्छेद 19(2) में यहाँ पे 3 प्रमुख आधार जोड़े गए थे
को यहाँ पे बेस करके किसी को भी यहाँ पे बोलने से यानी कि राइट टू स्पीच का जो अधिकार है उसे उससे छीना जा सके। तो वो कौन सा था? एक तो पब्लिक ऑर्डर, हिंदी में कहते हैं लोक व्यवस्था, तो पब्लिक ऑर्डर यहाँ पे लाया गया एक टर्मिनोलॉजी। दूसरा इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति को यदि हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे वो कोई अपराध करने के लिए प्रेरित हो जाए, उसको प्रेरणा मिल जाए कोई भी अपराध करने को लेकर, तो उसको अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपसे राइट टू स्पीच का जो फंडामेंटल राइट है वो छीन लिया जाएगा। तीसरा है फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट, मतलब आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे हमारे जो पड़ोसी देश है उनसे हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पे हमें बचा के रखना है ताकि हमारे संबंध हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे बने रहें, और भी किसी जो भी कंट्रीज हैं उनसे हमारे जो रिलेशन है वो बिगड़े ना किसी भी व्यक्ति के कुछ कह देने से या उनके द्वारा जो भी वहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है उससे। तो यहाँ पर इन तीनों को बेस बनाया गया ताकि जो राइट टू स्पीच है उसे लिमिटेड किया जा सके, उन्हें कंट्रोल किया जा सके। तो ये था रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा, मतलब किस आर्टिकल में 3 क्लॉज जोड़े गए थे? तो आर्टिकल 92 में। तो यहाँ पर आपने देखा आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, और इसमें ऐड कर लेना आप 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची। दूसरा यहाँ पे आर्टिकल 19(2) में जोड़ा गया यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। अब तीसरा यहाँ पे जो चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस है उसे पहले थोड़ा आप समझिए कि चंपकम दोराई राजन जो थी वो एक छात्रा थी, यानी कि फीमेल स्टूडेंट थी। जब वो एक मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस लेने के लिए गई, यानी कि वहाँ पे दाखिला लेने के लिए गई, तो वहाँ पे सीट का रिजर्वेशन पहले से तय था। जो नॉन ब्राह्मण थे यानी कि गैर ब्राह्मण हिंदू थे उनको 6 सीटें दी गई थी, ब्राह्मणों को 2 सीटें दी गई थी। इसके अलावा जो बैकवर्ड हिंदू थे उनके लिए 2 सीटें थी। इसके अलावा यहाँ यदि मैं बात करूँ तो इंडियन क्रिश्चियन को 1 सीट, मुस्लिम को 1 सीट, एंग्लो इंडियन को 1 सीट। तो इस तरीके से पहले से सीट निर्धारित थी कि किसको कितनी दी जानी है। तो जिसकी वजह से जो चंपकम दोराई राजन है, जो छात्रा थी, उनको एडमिशन नहीं मिलता है। तो इसको लेकर ये पहुंच जाती है कोर्ट। ये वहाँ पे तर्क क्या देती हैं? ये तर्क देती हैं कि देखिए, हम यहाँ पे जो संविधान फॉलो करते हैं, यानी कि जो हमारे पास संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 29(2) के तहत अधिकार है कि हमें कहीं भी बिना किसी भेदभाव के एडमिशन मिल जाए। वो क्योंकि एक ब्राह्मण थी तो वहाँ पर उन्होंने ये तर्क दिया। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? वो कहता है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 के आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। ये आर्टिकल 15 के तहत इन्होंने एक तर्क दिया। दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि आर्टिकल 16 जो कि राइट टू कंपटीशन यानी कि जो अवसर की समानता है, उसके आधार पर इन्होंने बताया कि आर्टिकल 16(2) कहता है वही धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, साथ ही उद्भव एवं निवास यानी कि जो ओरिजिन एंड हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कोई भेदभाव हमारे साथ नहीं किया जाएगा किसी भी नियुक्ति को लेकर या अवसर की समानता को लेकर। तो यहाँ पर आर्टिकल 16(2) इन्होंने सहारा लिया अपने तर्क को लेकर। तीसरा यहाँ पे था आर्टिकल 29 का 2 यानी कि अनुच्छेद 29 का 2। ये क्या कहता है कि यदि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो स्टेट से फाइनेंशियल एड गेन करता है यानी कि उसको वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, तो वह धर्म, जाति, मूलवंश यानी कि रिलीजन, रेस और कहना चाहिए कास्ट, इसके बेस पर कोई भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो इनको इन्होंने आधार बनाते हुए यहाँ पे जो अपने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का हनन यानी कि उसके साथ जो छेड़छाड़ है वो बताई। और इसको लेकर जब इन्होंने तर्क दिया तो सरकार ने भी एक तर्क दिया कि देखिए आर्टिकल 46 जो DPSP है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट,
उसमें ऐसा कहा गया है कि आर्टिकल 46 में जो भी पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह हैं, उनको लेकर जो भी शैक्षिक सुविधा है, शिक्षा को लेकर जो सुविधा है वो दी जानी चाहिए और इसको पालन कराने का भी जो कर्तव्य है वो सरकार का है। और ये आर्टिकल 37 यानी अनुच्छेद 37 में दिया हुआ है। तो सरकार ने ये तर्क दिया। तो एक तरफ जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16(2) है यानी कि अनुच्छेद 16 का 2 है, और आर्टिकल 29(2) यानी कि अनुच्छेद 29 का 2 है, इसको आधार बनाया चंपकम दोराई-राजन ने। और दूसरा यहाँ पे सरकार ने आधार बनाया किसको, यानी कि स्टेट ऑफ मद्रास ने किसको बनाया, तो आर्टिकल 46 को, और जिसे एग्जीक्यूट कराने के लिए या उसका पालन कराने के लिए आर्टिकल 37 का इन्होंने तर्क दिया। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट हैं, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनका जो भार है वो ज़्यादा है। मतलब कि यदि इन दोनों में टकराव होता है तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, और जो हमारे डीपीएसपी होंगे यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे या नीति निर्देशक तत्व होंगे, उन्हें कम मान्यता दी जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम मान्यता दी जाएगी किसको, फंडामेंटल राइट्स को या हमारे मौलिक अधिकारों को। तो इसको आधार बनाते हुए वहाँ पे वो ये केस जीत जाती हैं। और जब ये जीतती हैं तो यहाँ पर जो कहना चाहिए सरकार थी, उन्हें पता था कि यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस, अनुसूचित जाति जनजाति, मैं 1950 के समय की बात कर रहा हूँ, उस समय समझिएगा काफ़ी बैकवर्ड क्लासेस थी, और कहना चाहिए जो अनुसूचित जाति है जनजाति है उनकी भी स्थिति काफ़ी बुरी थी। तो जिसकी वजह से सरकार को पता था कि यदि हमने इन्हें आरक्षण नहीं दिया या हमने इनके लिए कुछ या इनके विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, तो हो सकता है कि इनके ऊपर भविष्य में और ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट हो या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव हो, क्योंकि ब्रिटिश काल में इनकी स्थिति और बद से बदतर हो चुकी थी। तो इसी को आधार बनाते हुए यहाँ पे आर्टिकल 15(4) लाया गया, अनुच्छेद 15 का 4, जो कि इसका तोड़ था, जो इन्होंने आर्टिकल 15, आर्टिकल 29(2) एंड आर्टिकल 16 का 2 इन्होंने जो बेस बनाया था अपने केस को लेकर चंपकम दोराई-राजन ने, तो इसको लेकर सरकार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे। और इसमें यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल 15(4) अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा था। वो क्या कहता है समझना, यहाँ पे आसान भाषा में समझना, कि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के शैक्षिक या सामाजिक उत्थान के लिए, यानी कि उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए यदि कोई उपाय या मेजर्स अपनाए जाते हैं, तो इसको जो आर्टिकल 15 या कह सकते हो राइट टू इक्वलिटी, जो कि राइट टू इक्वलिटी यानी कि जो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 to 18 वो प्रभावित नहीं होगा, और आर्टिकल 29 का 2 यानी कि अनुच्छेद 29 का 2 का भी हनन नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने बेसिकली इसी केस को यहाँ पे आधार बनाते हुए आर्टिकल 15 का 4 जोड़ा, कि ताकि आप ये ना कह सको कि कल को हम किसी ST SC या OBC या मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए कोई सामाजिक या शैक्षिक उत्थान कर रहे हैं, उनका सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आर्टिकल जो 29(2) है या राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता के अधिकार के तहत यहाँ पे जो अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि आर्टिकल 14 to 18 है, उनका हनन नहीं हो रहा है। आगे भविष्य में ऐसा कोई व्यक्ति इसको चैलेंज ना कर सके, और आर्टिकल 15(4) के तहत इसे संवैधानिक मान्यता मिल गई। तो इस तरीके से देखा गया कि यहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या प्रथम संविधान संशोधन है, उसके तहत आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, इसके अंदर 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची, जिसमें जो विषय डाले गए थे उस समय वहाँ पर कोई भी उनमें न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था। फिर उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 19(2) जो पहले से था, उसमें 3 बेस या 3 आधारों को यहाँ पे लाया गया था, जिसको यहाँ पे राइट टू स्पीच को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। तो यहाँ पे वो थे पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस जो कि अपराधों को लेकर, जो अपराध करने को लेकर अपराध उद्दीपन है या अपराध करने के लिए प्रेरणा है, उसको लेकर है। यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट यानी कि जो विदेशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, उसको लेकर यदि कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करता है अपनी राइट टू स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर, तो उसके इस मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है, इसको बेस बना के। फिर उसके बाद चंपकम दोराई-राजन के तहत यहाँ पे आर्टिकल 15
4 यहाँ पे ऐड किया गया था या जोड़ा गया था। सो होपफुली ये समझ में आया होगा कि पहले संविधान संशोधन के तहत क्या क्या प्रावधान यहाँ किए गए थे, पहले संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद जोड़े गए थे, वो अब आप यहाँ पे इस पूरी वीडियो में विथ रीजन, मतलब कि आपको पता है कि उसके पीछे कारण क्या है कि क्यों इन प्रावधानों को लाया गया था। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। आर्टिकल 31 पहले समझिए पहले संविधान संशोधन के तहत क्या क्या जोड़ा गया था। आर्टिकल 31A क्या कहता है, राज्य जो भी यहाँ पे कानून बनाएंगे जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को लेकर, मीडिएटर को हटाने को लेकर, कोई भी भूमि सुधार को लेकर कानून बनाए जाएंगे तो उसको लेकर वो कानून जो हैं वो वैध माने जाएंगे। भले ही आर्टिकल 31 उस समय जो, क्योंकि एबोलिश नहीं हुआ था, आर्टिकल 31 उस समय था। आर्टिकल 31 यानी कि अनुच्छेद 31 कहता था राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। तो उसको लेकर यदि कोई भी भूमि सुधार या जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को लेकर, हटाने को लेकर यदि कोई प्रावधान किए जा रहे हैं जमींदारी सिस्टम को लेकर, तो उसको लेकर जो कानून बनाए जा रहे हैं वो वैध होंगे। आर्टिकल 31B 9वीं अनुसूची को लेकर आया था। 9वीं अनुसूची ऐसा या 9th शेड्यूल ऐसी थी कि जिसमें कोई भी विषय डाला जाएगा तो उस पर कोई भी न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर आर्टिकल 19 का 2 जो था, यानी कि अनुच्छेद 19 का 2 जो था, उसमें मैं बता दूं कि इसमें 3 प्रावधान जोड़े गए थे जो कि मैं बता चुका हूं कि अपराध उद्दीपन हो गया, लोक व्यवस्था हो गई या विदेशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध हो गए। इनको आधार बनाते हुए किसी की भी राइट टू स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को छीना जा सकता था। चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस के तहत यहाँ पर जो आर्टिकल 15(4) है उसे जोड़ा गया था, जिसके तहत किसी भी ST SC OBC के सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट को लेकर अगर कोई मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, कोई उपाय किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर जो राइट टू इक्वलिटी है यानी कि समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 to 18 वो प्रभावित नहीं होगा और आर्टिकल 29(2) इसका भी हनन नहीं होगा। तो ये सारे क्लॉज लाए गए थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या प्रथम संविधान संशोधन के तहत। सो होपफुली ये वीडियो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और औरों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।